स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। आज से इस चैनल पर हम भारतीय न्याय संहिता 2023 के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम डायरेक्ट वेज प्रोविजन को कवर करेंगे। साथ ही साथ जो भी इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे उन्हें भी डिस्कस करेंगे। आज की जो क्लास होगी वो भारतीय न्याय संहिता 2023 के इंट्रोडक्शन पार्ट पर होगी। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम कुछ बेसिक चीजों को भी डिस्कस करेंगे जो इस कानून को समझने के लिए बहुत जरूरी है। और यदि आपने आईपीसी पढ़ा है तो आपको वो बेसिक चीजें आपको पता ही होंगी, लेकिन यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। और यदि आप इस क्लास को यानी कि भारतीय न्याय संहिता 2023 को हमारे साथ लाइव पढ़ना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। वहां पे आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो फिल करनी होगी और जो कॉन्टेक्ट नंबर होगा वो आप व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा। उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा और इस क्लास से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको उस ग्रुप में मिल जाएगी। और इस क्लास के लिए आपको कोई भी फीस नहीं देना है। यदि आप हमसे लाइव पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल फ्री रहेगी। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलते रहें। और साथ ही साथ आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे हम इंपॉर्टेंट अपडेट जो है शेयर करते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में अभी जो कानून लागू था पहले, वो था 1860 का आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड। और ये जो कानून था 1834 में भारत में पहली बार यानी कि 1834 में भारत में पहली बार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बनाया गया था। उन्हीं की सिफारिश पर आईपीसी लागू की गई थी और लॉर्ड मैकाले ने ही आईपीसी 1860 का ड्राफ्ट तैयार किया था, जो हमारे देश में 1 जनवरी 1862 से 30 जून 2024 तक लागू रही। ठीक है, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज ये है, देखिए जो भी मामले 30 जून तक रजिस्टर्ड हुए हैं यानी कि जिन मामलों में एफआईआर 30 जून तक हुई है, उनके मामले में अभी भी जो है आईपीसी लागू रहेगा, भले ही 1 जुलाई से नए कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारा आईपीसी इस तरह से हमारा जो आईपीसी था बना और लागू हुआ। 11 अगस्त 2023 को लोकसभा में 3 बिल पेश किए गए। लोकसभा में अमित शाह जो थे उन्होंने 3 बिल पेश किए, जिसको हिंदी में विधेयक कहते हैं, जो कि हमारे नए दंड कानून थे उनसे रिलेटेड थे। और उन्हीं में से एक था हमारा भारतीय न्याय संहिता। ये जब विधेयक पेश किए गए सदन के सामने, तो ये संसद की इस स्टैंडिंग कमेटी जिसको बोलते हैं हम, संसद की संसदीय समिति को विचार विमर्श करने के लिए भेज दिए गए। समिति ने जो है 10 नवंबर को अपनी रिपोर्ट दी। 2023 को जो है अपनी रिपोर्ट दी। समिति की जो भी विचार और सिफारिशें थी उनको स्वीकार करके सरकार ने जो पुराने विधेयक थे इनको वापस ले लिया और फिर से न्यू बिल पेश किए। ठीक है, जो पुराने विधेयक थे वो वापस ले लिए और नए बिल जो थे 20 दिसंबर 2023 को लोकसभा में पेश किया गया। और इसी दिन जो था लोकसभा ने इसे पास भी कर दिया। उसके बाद ये जो था राज्यसभा के पास गया और राज्यसभा ने इसे जो है 21 दिसंबर 2023 को इसे पारित कर दिया यानी कि पास कर दिया। उसके बाद देखिए, ये लॉ अभी भी नहीं बना, क्योंकि हम आर्टिकल 79 पढ़ते हैं। आर्टिकल 79 जो है हमारे संविधान का, वो संसद के गठन के बारे में बात करता है। और जो हमारे देश में कानून बनाने की पावर है वो है पार्लियामेंट के पास। तो जब संसद का गठन है, संसद जो है राज्यसभा
लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति जी से मिलकर बनती है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, संसद। ये जब तीनों होंगे तो पार्लियामेंट कहलाएगी। क्योंकि अभी ये दोनों भले ही लोकसभा व राज्यसभा से पास हो गए बिल, लेकिन अभी भी वो है, कानून नहीं बने। और इसीलिए आर्टिकल 111, इस आर्टिकल में क्या है, जब भी कोई भी बिल दोनों सदनों से जब पारित कर दिया जाता है, दोनों सदनों से, तो राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा जाता है, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। और इस पर प्रेसिडेंट अपनी सहमति देते हैं। जब ये बिल जो है प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 111 में सहमति के लिए भेजे गए, तो उन्होंने 25 दिसंबर 2023 को अपनी सहमति दी। तब ये तीनों क्या है, कानून बन गए। भारतीय न्याय संहिता, तीनों से मतलब ये है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों जो थे इस डेट पे इनेक्ट हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारी भारतीय न्याय संहिता 2023 अस्तित्व में आई। आई होप यहां तक आपको चीजें क्लियर होंगी। देखिए, हमारी भारतीय न्याय संहिता जो है, इसमें 3 शब्द प्रयोग किए गए हैं, एक भारतीय, दूसरा न्याय और तीसरा संहिता। इन तीनों शब्दों के मतलब को भी समझ लेते हैं, फिर आगे हम बढ़ेंगे। देखिए, भारतीय जो शब्द है वो तो हमारे भारतीय लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसमें तो हमें कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। भारतीय मीन्स भारत के लोग, तो इसमें तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, दूसरा शब्द यहाँ पे जो प्रयोग किया गया है वो है न्याय। और ये जो पुराना कानून जो था हमारा आईपीसी, उसमें पीनल कोड यूज किया गया था, यानी कि दंड का प्रयोग किया गया था, दंड शब्द का। यहाँ पे न्याय के हम शाब्दिक अर्थ की बात करें तो ये निष्पक्षता को दर्शाता है, यानी कि सभी के साथ में समान व्यवहार हो, किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। तो न्याय का जो शाब्दिक अर्थ हो गया वो हो गया निष्पक्षता से। और हमारे जो कानून है भारतीय न्याय संहिता, इसमें जो न्याय शब्द प्रयोग किया गया है, इसके पीछे जो उद्देश्य है न्याय शब्द को यूज करने का, वो है कि अपराधियों, पीड़ितों को क्या है, न्याय प्रदान करेगा, और न्याय प्रदान करे और अपराधियों को सुधारे। सुधारे, ये मेनली इसके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा पुराना कानून था वो मेनली फोकस था किस पे, दंड पे, और ये बात करता है हमारे न्याय प्रदान करने और अपराधी को सुधारने पर। इसीलिए क्या है, हमें कठोर दंड के बजाय एक नया दंड इंट्रोड्यूस किया इसके अंतर्गत, वो है सामाजिक सेवा। सामाजिक सेवा को लाने का उद्देश्य यही है कि अपराधी को सुधारा जा सके और कठोर दंड से बचाया जा सके। क्योंकि हमने न्याय शब्द का प्रयोग करके संहिता को ऐसा बनाया है जिससे क्या है, पीड़ितों के अधिकार भी सुरक्षित रहें, अधिकार भी सुरक्षित हों, और साथ ही साथ क्या है, और जो अपराधी हैं उनको भी सुधारा जा सके, सुधारा जा सके या उनका पुनर्वास किया जा सके। या पुनर्वास किया जाए उनका। तो ये जो था मेनली हमारे जो न्याय शब्द का प्रयोग करने का इंटेंशन है इस संहिता में, वो यही है कि लोगों के साथ में ये संहिता न्याय कर पाए। और ठीक है, और जो पुराना कानून हमारा था वो थोड़ा सा भेदभावपूर्ण था, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। तो इस संहिता में न्याय शब्द के प्रयोग करने के पीछे केवल एक ही चीज है कि ये लोगों के साथ में सही तरीके से उचित ढंग से न्याय कर पाए। ठीक है, और तीसरा वर्ड है हमारा कोड, यानी कि संहिता।
देखिए, 2 कानून होते हैं, एक होता है हमारा अधिनियम जिसे हम अंग्रेजी में एक्ट कहते हैं और दूसरा होता है संहिता जो कि कोड होती है, ठीक है? एक्ट क्या रहता है आपका किसी एक विषय पर, जो अधिनियम होता है वो किसी एक विषय के संबंध में होता है। जैसे हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की हम बात करें तो जैसे हमारा पॉक्सो एक्ट जो है, ये किस बारे में है कि बच्चों के विरुद्ध जो भी सेक्सुअल ऑफेंसेस होते हैं वो इसके अंतर्गत कवर होते हैं, ठीक है? क्योंकि ये एक विषय पर है और इसी से रिलेटेड जो भी जितने भी प्रावधान हैं वो इसके अंतर्गत किए गए हैं, ठीक है? वहीं हम बात करते हैं कोड यानी कि संहिता की, तो जिसमें क्या है एक से अधिक विषय समाहित होते हैं। जब किसी कानून में एक से अधिक विषयों को समाहित किया जाता है तो उसे हम संहिता नाम देते हैं। जैसे हम भारतीय न्याय संहिता की बात करें तो इसमें हमें प्रॉपर्टी के अगेंस्ट ऑफेंस भी कवर होते हैं इसमें। बॉडी के अगेंस्ट ऑफेंस जो है वो भी इसके अंतर्गत कवर होते हैं और जिसे हिंदी में शरीर विरुद्ध अपराध कहते हैं और संपत्ति के विरुद्ध अपराध भी इसमें शामिल हैं और साथ ही साथ दस्तावेजों से रिलेटेड ऑफेंसेस, ऐसे कई सारे विषय हैं जो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आई होप आपको कोड और एक्ट का डिफरेंस समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं, देखिए लॉ जो रहता है हमारा वो दो टाइप का होता है। एक होता है आपका सब्सटेंटिव लॉ। कौन सा होता है? सब्सटेंटिव लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं हम सारभूत विधि या मौलिक विधि। इसका दूसरा नाम हिंदी में होता है मौलिक विधि। ये जो है इंग्लिश में एक ही नाम है इसका, सब्सटेंटिव लॉ। और दूसरा हमारा होता है प्रोसीजरल लॉ, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। प्रक्रियात्मक विधि होती है हमारी प्रोसीजरल लॉ, ठीक है? देखिए सब्सटेंटिव लॉ कौन से लॉ होते हैं? जो आपके अधिकार और दायित्व को बताते हैं। किसको बताते हैं ये? आपके अधिकार या दायित्व, उसको बताते हैं। तो वो आपके कौन से लॉ कहलाते हैं? सब्सटेंटिव लॉ, ठीक है? यदि पारिभाषिक रूप में हम देखें तो कि वे कानून जो अधिकार और दायित्व का वर्णन करते हैं मौलिक विधि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है? प्रक्रियात्मक विधि की बात करें तो ये जो अधिकार दायित्व हैं इनको आप प्राप्त कैसे करोगे, या आपको कोई अधिकार मिला है तो उसको आप लागू कैसे करवाओगे, उसके संबंध में जो प्रक्रिया बताती है, उसके संबंध में क्या प्रक्रिया यानी कि वो रास्ता जो बताएगा वो आपकी प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। यानी कि अधिकार और दायित्व के प्रवर्तन को जो कानून सुनिश्चित करता है वो आपका प्रक्रियात्मक विधि कहलाती है। जैसे प्रक्रियात्मक विधि के उदाहरण की बात करें हम तो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आपका हो जाएगा इसके अंतर्गत बीएनएसएस, जो अब सीआरपीसी के स्थान पर लागू होगा। और दूसरा हमारा है सीपीसी लिमिटेशन एटसेट्रा। ऐसे कई एक्ट हैं जो हमें प्रक्रिया बताते हैं। और सॉरी मैं यहाँ पे सब्सटेंटिव लॉ का एग्जांपल देना भूल गया। जैसे सब्सटेंटिव लॉ के एग्जांपल की बात करें तो आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वयं सब्सटेंटिव लॉ है। दूसरा हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है हमारा वो इसके अंतर्गत आता है। टीपीए है आपका, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। ये आपके क्या है? सब्सटेंटिव लॉ कहलाते हैं, क्योंकि इन लॉज में आपको क्या है? कोई राइट मिलता है और उन राइट्स को आप इन्फोर्स कहाँ करा सकते हैं? इन प्रक्रियात्मक विधि का पालन करके। आपको ये सब्सटेंटिव लॉ प्रोसीजरल लॉ क्या होता है ये चीज समझ आ गई होगी, ठीक है? इस संहिता के अंतर्गत हमें ऑफेंस के बारे में ही पढ़ना है, तो सबसे पहले अपराध क्या होते हैं इसको समझ लेते हैं। देखो अपराध क्या है? एक कार्य होता है जो विधि द्वारा प्रतिषेध किया जाता है और उसके लिए
दंड की व्यवस्था की जाती है। तो हम सामान्य भाषा में कहें तो कोई भी ऐसा कार्य जो विधि द्वारा प्रतिषेध हो, प्रतिषेध किया गया हो, यानी कि वर्जित किया गया हो, प्रोहिबिट किया गया हो। दूसरा है उसके लिए दंड की व्यवस्था की गई हो, तभी वो एक्ट आपका क्या कहलाता है? अपराध कहलाता है। ठीक है, तो ये सामान्य परिभाषा हो गई। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, क्या ज्यादा सोना अपराध है? नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको किसी विधि में भाई उसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है, ना ही ज्यादा सोने के लिए कोई दंड की व्यवस्था है। तो वो जो कार्य है आपका, वो अपराध नहीं है। और वहीं आप यदि किसी व्यक्ति को दो थप्पड़ मार दें तो वो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध बनाया गया है, यानी कि उसको प्रतिषेध किया गया है। और उसके लिए आप यदि उसका वायोलेशन करते हैं तो दंड की व्यवस्था भी उसमें की गई है। तो इसलिए वो किसी व्यक्ति को दो थप्पड़ मारना आपका एक्ट जो है वो ऑफेंस है। वैसे यदि आप किसी का मर्डर करते हैं तो मर्डर करना भी तो रोका गया है, और यदि आप उसमें किसी को मार देते हैं तो उसके लिए आपको दंड मिलता है, जिसे हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में पढ़ेंगे। तो कार्य आपका होगा विधि द्वारा प्रतिषेध होना चाहिए, यानी वर्जित हो और दंड की व्यवस्था की गई हो, तभी वो कार्य आपका अपराध होगा। ठीक है, कार्य में एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर लोप भी आता है। ठीक है, जिसे हम आगे समझेंगे लोप और कार्य को। और इस डेफिनेशन को हम देखते हैं तो ये जो डेफिनेशन है वो है आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपराध की परिभाषा। जो सीआरपीसी में पहले जो 2N में जो हम पढ़ते थे अपराध की डेफिनेशन, वो अब पढ़ेंगे हम भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 2Q में। इस परिभाषा को देख लेते हैं, क्योंकि अपराध को यदि समझना है तो इस परिभाषा को यदि आप जानते हैं तो आप अपराध को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए, अपराध से ऐसा कोई भी कार्य, एनी एक्ट और या लोप अभिप्रेत है, यानी कि जो अपराध है वो क्या है? आपका कोई कार्य है या लोप है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा, क्या लिखा है यहाँ पे? विधि द्वारा, किसी विधि द्वारा, जो भी तत्समय प्रवृत्त विधि है, दंडनीय बना दिया गया है। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा कार्य भी है जिसके बारे में पशु अतिचार अधिनियम की धारा 20 के अधीन क्या है? परिवाद किया जा सकता है। तो ये परिभाषा बोलती है कि यदि कोई एक्ट है, एनी एक्ट, कोई भी कार्य और ओमिशन, तो इसके अंतर्गत क्या है? अपराध के अंतर्गत एनी एक्ट और ओमिशन जिसको क्या है? विधि के द्वारा मेड पनिशेबल, यानी कि उसको दंडनीय, मेड मेड पनिशेबल, यानी कि उसको विधि ने दंडनीय बनाया हो। इसको हम समझें तो ये कहना चाह रहा है कि यदि कोई भी कार्य या लोप है वो अपराध तभी होगा जब उसको किसी विधि ने दंडनीय बनाया हो। यदि उसको दंडनीय नहीं बनाया गया है तो कोई भी कार्य अपराध नहीं हो सकता है। ठीक है, इस परिभाषा में पशु अतिचार अधिनियम की धारा 20 का भी 20 की भी बात की गई है। तो जो धारा 20 है पशु अतिचार अधिनियम की, वो ये प्रावधान करती है कि यदि कोई भी व्यक्ति गलत ढंग से दुर्भावनापूर्ण तरीके से किसी के कैटल को, यानी कि पशु को कांजी हाउस में भेज देता है, तो उस संदर्भ में जो उसका ऑनर है, यानी कि जो पशु का स्वामी है, वो परिवाद फाइल कर सकता है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये व्यवस्था की गई है इसमें। तो वो भी आपके ऑफेंस की कैटेगरी में ही आएगा। तो आई होप आपको
अपराध के संदर्भ में समझ में आ गया हो कि क्या है। एक एग्जाम्पल से और देख लेते हैं अपन अपराध को। जैसे मान लीजिए कि चोरी करना तो एक कार्य है, लेकिन चोरी का अपराध, चोरी क्या है, एक अपराध है। क्यों अपराध है? देखिए, बीएनएस के अंतर्गत इसको क्या है, प्रोहिबिट किया गया है और दंडनीय बनाया गया है, इसलिए ये अपराध है। देखो, सामान्य रूप से तो दो चीजें होनी चाहिए कि उसको प्रतिषेध किया गया हो और दंड होना चाहिए। और ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो यानी कि किसी एक्ट और ओमिशन को विधि ने दंडनीय बनाया गया हो, तभी उसको हम अपराध की श्रेणी में रखेंगे। आई होप आपको अपराध की डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अभी हमने देखा कि अपराध क्या होता है। अब बात करते हैं कि अपराध के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, यानी कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द क्राइम कौन कौन से होते हैं। किसी भी अपराध के लिए सबसे पहले क्या है, वो एक्ट जो किया जाना चाहिए वो ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए। यानी कि जो अपराध करने वाला व्यक्ति है वो ह्यूमन होना चाहिए, यानी कि मानव के द्वारा अपराध किया जाना चाहिए। अ, हम विधि के शासन से शासित हैं और उसमें हम किसी पशु को दंडित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मान लें कि यदि एक कोई डॉग है, वो किसी व्यक्ति पर प्रहार करके या उसे काट कर उसकी हत्या कर देता है, तो हम उस डॉग को पनिशमेंट नहीं दे सकते हैं। वहीं इस प्रकार का कार्य यदि कोई व्यक्ति करता है, यानी कि कोई ह्यूमन बीइंग करता है, तो उसे हम भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के अंतर्गत मर्डर के लिए पनिश कर सकते हैं। यदि कौन करता है, ह्यूमन बीइंग कोई एक्ट करे तो। और डॉग इत्यादि कोई करता है तो उसे हम नहीं कर सकते। इसलिए अपराध का सबसे पहला और जरूरी तत्व एलिमेंट्स होता है कि वो एक्ट जो है ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरा है मेंसरिया। मेंसरिया को हम समझेंगे उससे पहले हम दो टर्म्स को समझ लेते हैं। एक होती है आपकी इंटेंशन और दूसरा होता है आपका मोटिव। ठीक है, तो जो इंटेंशन होता है आपका, वो किसी कार्य के करने के उद्देश्य, ऑब्जेक्ट या गोल को बताता है। ये क्या किसको रिप्रेजेंट करता है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, आपका गोल क्या है किसी कार्य को करने का, या आपका एम क्या है, ये इसको दर्शित करता है। ऑब्जेक्ट या एम को रिप्रेजेंट करता है कौन, इंटेंशन। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि आप क्या बनना, आपसे पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो आपका आंसर मान लीजिए आप जज बनना चाहते हैं, तो आप कहेंगे मैं जज बनना चाहता हूं। या आप एडवोकेट बनना चाहते हैं, तो इन दोनों में से आपका ये क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इंटेंशन है, यानी कि ये आपका एम है। जो चीज एम को बताती है वो आपका इंटेंशन है। वहीं हम मोटिव की बात करें, तो मोटिव क्या है आपका, रीजन है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रीजन, यानी कि कारण को, कारण को बताता है। ये किसे बताता है, मोटिव आपके कारण को बताता है। वहीं इसी जैसे कि हमने एग्जांपल लिया कि आप क्या बनना चाहते हैं और उसी में हम प्रश्न पूछें कि आप जज या एडवोकेट क्यों बनना चाहते हैं, तो जो आप रीजन बताएंगे कि आपको जज या एडवोकेट क्यों बनना है, तो वो आपका मोटिव कहलाएगा। ठीक है, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई इससे। और एक और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे मैंने आपसे अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि यदि आप इस क्लास को हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो आप हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें मेरा ऑब्जेक्ट इंटेंशन क्या है, मेरा इंटेंशन है आपको पढ़ा के आपकी हेल्प करना। ठीक है, वहीं मैं मोटिव की बात करूं तो मैं क्यों आपको पढ़ाना चाहता हूं फ्री में, तो ये मेरा मोटिव ये है कि मैं लोगों से जुड़ पाऊं, मैं लोगों के साथ अपनी जो नॉलेज है उसको शेयर कर पाऊं, ये मेरा क्या है, मोटिव हो गया। ठीक है, तो आई होप कि दोनों एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा इंटेंशन और मोटिव का डिफरेंस। ठीक है, अब बात करते हैं हम मेंसरिया की। तो हमने देखा कि जो इंटेंशन है वो एक मेंटल एलिमेंट होता है। क्या होता है, मेंटल एलिमेंट होता है। और ये दो टाइप का हो सकता है, आपका अच्छा इंटेंशन हो सकता है, जो अच्छे इंटेंशन के साथ आप कोई एक्ट करते हैं तो उसे हम गुड फेथ में बोलते हैं। और वहीं आप कोई बुरे इंटेंशन के साथ में कोई एक्ट करते हैं तो उसे विद्वेष पूर्वक विद्वेष पूर्वक या मैलिशियस रूप में बोलते हैं। तो जो मेंसरिया होता है आपका, वो बुरे आशय को दर्शित करता है
किसे दर्शित करता है? मेंस रिया आपके बुरे आशय को बताता है। क्योंकि देखिए, जब तक कि आपका कोई बुरा इंटेंशन नहीं होगा, आपका मेंसरिया नहीं होगा, तब तक कोई भी एक्ट आप कर लीजिए, वो आपको ऑफेंस के लिए लायबल नहीं बनाएगा। जैसे ये मैक्सिम जो है मेंसरिया, इस मैक्सिम पे बेस्ड है, एक्टस नॉन फेसेट्रियम निसी मेंसिट्रिया। इसका मतलब ये होता है कि कार्य केवल किसी व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक कि उसका मन भी अपराधी ना हो, यानी कि जब उसका गिल्टी माइंड नहीं है तो उसका एक्ट जो है ऑफेंस नहीं होगा। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल अपन लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक पार्क में हैं और आप एक एक्सरसाइज यहाँ पे कर रहे हैं और आजू बाजू लोग भी हैं यहाँ पे, ठीक है। और यदि आप एक्सरसाइज करते हुए पास खड़े किसी व्यक्ति को मार देते हैं, बाय मिस्टेक आप किसी व्यक्ति को मार देते हैं, तो ये आपका इंटेंशन जो था उसको मारना नहीं था। तो जो आपका ये एक्ट है वो मेंसरिया में नहीं है, ठीक है। वहीं आप किसी व्यक्ति को बुरा आशय रखते हुए जानबूझकर, यही इसी एक्सरसाइज में आपको पता है कि पास में एक व्यक्ति है और उसमें आप जानबूझकर आप बुरे आशय के साथ में उसको मार देते हैं, तब वो आपका बुरा इंटेंशन कहलाएगा, तब उसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। देखिए, मेंसरिया जो है स्वयं में अपने आप दंडित नहीं है, क्योंकि आप किसी के मन में क्या है इस चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए अपराध करने के लिए मेंसरिया के साथ साथ एक्ट भी करना जरूरी है। और एक्ट कैसा होना चाहिए आपका? आपराधिक कृत्य होना चाहिए। तीसरा जो एलिमेंट है हमारा अपराध का, वो है आपराधिक कृत्य या एक्टस रिया, ठीक है। क्योंकि अभी हमने देखा कि मेंसरिया भले ही आपकी हो, आपका बुरा इंटेंशन हो किसी कार्य को करने का, जब तक आप उस एक्ट को नहीं करेंगे तब तक वो एक्ट आपका क्या है, ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। और वो एक्ट भी कैसा होना चाहिए? आपराधिक होना चाहिए। आपराधिक से मतलब अभी हमने देखा ना कि ऐसा एक्ट जिसको क्या है, विधि ने दंडनीय बनाया है, प्रतिषेध किया है, तो वो एक्ट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी हमने एग्जाम्पल पीछे भी देखा था कि अधिक सोना कोई अपराध नहीं है और वहीं किसी व्यक्ति की हत्या कर देना ये अपराध की कैटेगरी में आता है। तो एक्ट जो है आपका ऐसा होना चाहिए जो विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया हो, ठीक है। इसमें कार्य और लोभ, यानी कि एक्ट और ओमिशंस दोनों शामिल होते हैं। देखो, एक्ट तो हमने देख ही लिया था कि एक्ट क्या होता है, हमने लोभ को नहीं समझा था। देखिए, ओमिशन की जब बात आती है तो ये बात करता है ओमिशन में कि आपकी ड्यूटी है किसी कार्य को करने की, आप लीगली बाउंड हो किसी कार्य को करने के लिए और आप उस कार्य को नहीं करते हो। जैसे कि एग्जाम्पल हम ले, मान लीजिए आपकी इलेक्शन में आपकी ड्यूटी लगी है, आपको फेयर इलेक्शन कराना है, ठीक है। ये एक पुलिस वाला, पुलिस फोर्स है, आपकी यहाँ पर ड्यूटी लगी हुई है, इलेक्शन आपको फेयर कंडक्ट कराना है। अब कोई व्यक्ति आता है और यहाँ पे गलत ढंग से वोटिंग करता है। क्या करता है? गलत ढंग से वोटिंग करता है। गलत ढंग से मतलब उसने एक बार अपने वोट का प्रयोग कर लिया और बार बार जो है अपना वोट यूज करता है। और ये दोनों पुलिस वाले जो है, जो भी ऑफिसर हैं, वो इसको जान रहे हैं कि ये फर्जी वोटिंग यहाँ पे कर रहा है, फिर भी ये उसको करने देते हैं, रोकते नहीं है। तो क्योंकि उनको रोकने के लिए ये दोनों पुलिस वाले लीगली बाउंड हैं, और यदि ये उसको फिर भी वोटिंग करने देते हैं फर्जी, तो ये माना जाएगा कि इन्होंने अपने एक्ट का, यानी कि जो इनकी लाइबिलिटी थी उसका लोप किया है, इनके लोप के कारण ही वो वोटिंग कर पाया ना। तो ये आपका ओमिशन कहलाएगा। तो इसके लिए पनिशमेंट दी जा सकती है, आप कार्य करें या आप लोप करें। हम आगे सेक्शन 215 में, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 215 में जब हम बात करेंगे तो वहां पे ये एक शब्द परिभाषा की गई है कि कौन व्यक्ति विधिक रूप से बाध्य है। तो कोई भी व्यक्ति विधिक रूप से बाध्य तब कहा जाता है कि वो किसी कार्य को यदि नहीं करता है तो उस कार्य को लोप करना उसके लिए अवैध हो जाता है, यानी कि इलीगल हो जाता है। और इलीगल की भी डेफिनेशन इसी सेक्शन में की गई है, जिसे हम आगे समझेंगे। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि एक्टस रिया क्या चीज है, ठीक है। और अपराध का चौथा और अंतिम
आवश्यक तत्व होता है, अंतिम एलिमेंट होता है क्षति यानी कि इंजरी। और जो क्षति जो है यानी कि इंजरी से मतलब होता है हानि। जब इसको हम सेक्शन 214 में, सेक्शन 214 के अंदर इसकी डेफिनेशन आगे हम देखेंगे बीएनएस के अंतर्गत। पहले आईपीसी में ये जो था सेक्शन 44 में था, ठीक है। तो बीएनएस के सेक्शन 214 में हम इंजरी की यानी कि क्षति की परिभाषा देखेंगे, जिसमें क्षति से मतलब ये बताया गया कि किसी व्यक्ति को हानि होनी चाहिए। और ये हानि उसके शरीर की हो सकती है, उसके मन की हो सकती है, उसकी ख्याति की हो सकती है, उसकी संपत्ति की हो सकती है। और ये जो हानि होगी शरीर, मन, ख्याति और संपत्ति की, वो अवैध रूप से होनी चाहिए, इलीगली होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है, ए एक व्यक्ति है, उसका इंटेंशन है बी को मारने का, और बी को मारने के उद्देश्य से उस पर गन से क्या है, गोली चलाता है, गन से क्या है, गोली चलाता है और बी को मार देता है। तो यहाँ पे बी को क्या है, शरीर की क्या हुई, हानि हुई, इंजरी क्या हुई उसको, मर गया, तो भाई शरीर की हानि हो गई उसको। और उसका इंटेंशन था बी को मारना, यानी कि जो मेंसरिया भी इसमें आ गई, उसको मारने का इंटेंशन। और उसका एक्ट कैसा है, यदि किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति मार दे, तो किसी व्यक्ति को मारना एक्ट कैसा है आपका, आपराधिक कृत्य है, क्योंकि भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 में इसे प्रोहिबिट किया गया है, प्रतिषिद्ध किया गया है और इसे पनिशेबल बनाया गया है। तो ये इंजरी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये चार जो हैं अपराध के आवश्यक तत्व हैं। यदि इनमें से किसी में भी आपको डाउट है, जो आपको नहीं समझ आए, तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अभी हमने अपराध के आवश्यक तत्व देखे, अब बात करते हैं हम अपराध के चरण यानी कि स्टेजेस ऑफ क्राइम कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली स्टेज होती है अपराध की इंटेंशन। इंटेंशन को अभी हमने मेंसरिया जब हमने पढ़ रहे थे तब हमने समझा था कि मेन आपका जो इंटेंशन होता है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि आपका गोल क्या है, एम क्या है, ठीक है। जब भी कोई अपराध होता है तो सबसे पहले कोई भी व्यक्ति है उस अपराध को करने के बारे में सोचता है, उसके दिमाग में आता है, उसका इंटेंशन होता है। तो ये क्या है, एक मेंटल एलिमेंट होता है जो कोई व्यक्ति सोचता है। मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे बी को मारना है, ठीक है। ये इसका क्या है, इंटेंशन है। इसने अभी कोई एक्ट नहीं किया है, अभी ये एक्ट जो है, इसका इंटेंशन जो है इसके दिमाग में ही है, ये इसके पनिशेबल नहीं है। जो इंटेंशन होता है सामान्यतः पनिशेबल नहीं होता है। जो इंटेंशन क्या है आपका, नॉट पनिशेबल, ये पनिशेबल नहीं होता है, क्योंकि देखिए लॉ जो रहता है वो किसी व्यक्ति के दिमाग में, यानी कि जो मस्तिष्क है आपके दिमाग में नहीं झांक सकती विधि। और आपके मन में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, इसे कोई व्यक्ति जान भी नहीं सकता है। तो इसलिए आशय जो है दंडनीय नहीं होता है। लेकिन एक कंडीशन होती है जब आपका इंटेंशन पनिशेबल हो जाता है, लेकिन ये तभी होता है जब आपने जो आपका इंटेंशन था, मान लो आपका इंटेंशन था बी को मारने का, और आपने जो इंटेंशन है वो सी के साथ शेयर कर दिया कि भाई मैं सी को मारना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे। सी इस चीज के लिए क्या है, सहमत हो गया, किसके साथ में, ए के जो इंटेंशन था उसके साथ में सहमत हो गया। तो ये आपका क्या है, फिर आपका आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र के रूप में ये दंडनीय हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, इंटेंशन जो होता है वो पनिशेबल नहीं होता है, ठीक है। दूसरी जो स्टेज होती है वो होती है प्रिपरेशन, यानी कि तैयारी। देखिए आपने मन में किसी को मारने का विचार कर लिया, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा था कि यहाँ पे ई ने क्या है, बी को मारने का इंटेंशन है, इसका यहाँ इंटेंशन इसने रखा हुआ है, मन में विचार है इसके मारने का बी को, लेकिन अभी इसने कुछ भी नहीं किया। अब क्या करता है, वो जो विचार है उसके आगे बढ़ाने के लिए क्या करता है, वो तैयारी करता है। तैयारी से मतलब ये है कि उस अपराध को करने के लिए जो आपका इंटेंशन है, जो आपका एम है, उसको पूरा करने के लिए आप रिसोर्स इकट्ठा करोगे, यानी कि कुछ साधन जुटाओगे। तैयारी मीन्स है साधन इकट्ठ जुटाना, साधन या उपाय करना, साधन या उपाय करना,
क्योंकि आपका जो इंटेंशन है उसको फुलफिल करने के लिए आप जैसे कि मान लो आप हथियार इकट्ठा करोगे, विष लेके आओगे, यानी कि जहर आप लेके आओगे, या आप किसी और तरीके से मारना चाहते हैं, तो वो सारे जितने भी सोर्सेज हैं, जैसे आप मान लीजिए उसको ऑफिस से आते जाते उसका टाइम पता करोगे, तो ये सब क्या है, प्रिपरेशन है। तो आपकी जो प्रिपरेशन होती है जनरली ये पनिशेबल नहीं होती है। ए का इंटेंशन था मारने का, ठीक है, इंटेंशन था पहला आपका, ठीक है, ए का इंटेंशन बी को मारने का था, आशय था, आ, आशय था। फिर आपने जो उसके साधन थे वो भी जुटा लिए, रिसोर्सेज आपने कलेक्ट कर लिए, रिसोर्सेज में आप रिसोर्सेज में आपने क्या है, जैसे गन कलेक्ट कर ली या एटसेट्रा जो भी चीजें हैं, आपने गन ले ली, ठीक है, ये आपकी प्रिपरेशन हो गई। प्रिपरेशन हमने देखा कि सामान्यतः ये दंडनीय नहीं होती, लेकिन कुछ परिस्थितियां होती हैं ये जिनमें दंडनीय होती है। जैसे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 149 के अंतर्गत, कौन सा सेक्शन है, 149, यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का आशय रखते हुए अ, आयुध आदि इकट्ठा करता है, यानी कि उनका संग्रह करता है भारत सरकार के विरुद्ध, ठीक है, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की तैयारी, युद्ध की तैयारी। राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, मैं पहली बार पेन टैब यूज कर रहा हूँ, तो इस पर लिखने की आदत नहीं है, तो इस वजह से राइटिंग जो है गड़बड़ हो सकती है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। एक और है सेक्शन 150, सेक्शन 154, जिसमें क्या है, यदि भारत सरकार के साथ में शांति समझौता किसी स्टेट के साथ में हुआ है, यानी किसी कंट्री के साथ में हुआ है, और उसके क्षेत्र में जाकर लूटपाट करना है, उसकी तैयारी करना, तो ये पनिशेबल है आपका सेक्शन 154 के अंतर्गत। और सिक्कों के कूटकरण आदि के लिए उपकरण बनाना और के लिए तैयारी वगैरह करना, तो ये पनिशेबल है आपका सेक्शन 181 के अंतर्गत, ठीक है। इसके अलावा यदि आप डकैती की तैयारी करते हैं तो ये पनिशेबल है सेक्शन 310 के सबसेक्शन 4, यानी कि 310(4) के अंतर्गत डकैती की तैयारी करना पनिशेबल है, डकैती की तैयारी। तो ये कुछ दशाएं हैं जिनमें जो है प्रिपरेशन पनिशेबल होती है। अपराध की अगली स्टेज होती है आपकी प्रयत्न, यानी कि अटेम्प्ट। जब आपने सारी, आपका इंटेंशन भी था, जैसे मान लीजिए कि ये जो एग्जांपल अपन देख रहे हैं, इसमें आपका इंटेंशन था बी को मारने का, ठीक है, आपने रिसोर्स भी कलेक्ट कर लिए, रिसोर्स भी इकट्ठे कर लिए आपने, कलेक्ट कर लिए, कलेक्ट हो गए। अब आप क्या करोगे, अब आप उस कार्य को जो आपने सोचा हुआ है अपने मस्तिष्क में, उसको आगे बढ़ाने के लिए एक्ट करोगे, यानी कि प्रयास करोगे। मान लीजिए आप जो है, आपने गन कलेक्ट की थी और आप गन से जो है गोली चला देते हैं, किस पे, बी पर। लेकिन बी जो है किसी कारण से बच जाता है, बी को ना लग के जो गोली थी वो मिस हो जाती है, जो गोली थी वो क्या है, मिस हो जाती है, वो गोली मिस हो जाती है। तो इस कंडीशन में जो आपने एक्ट जो किया, आपकी तरफ से तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो किसी कारण से जो आप परिणाम प्राप्त करना चाहते थे वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाया। इस कारण से जो है आपका ये जो एक्ट रहा वो अटेम्प्ट रहा, यानी कि आपने प्रयत्न के, यदि हम देखें तो प्रयत्न क्या होता है, अपराध करने की दशा में बढ़ाया गया कदम होता है, ठीक है। और ये जो रहता है आपका अटेम्प्ट, हमेशा दंडनीय होता है, हमेशा दंडनीय होता है, हमेशा ये दंडनीय रहेगा, यानी कि ऑलवेज पनिशेबल रहता है ये आपका अटेम्प्ट। अटेम्प्ट कैसे हो गया, ये आपको एग्जांपल से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि अटेम्प्ट क्या होता है, ठीक है।
अटेम्प्ट जो है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत पनिशेबल होते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं पे विनिर्दिष्टतः उनके लिए प्रावधान किया गया है कि उस सेक्शन में वो पनिशेबल होंगे। यदि भारतीय न्याय संहिता में किसी प्रयत्न को विनिर्दिष्टतः दंडनीय नहीं बनाया गया हो, तब सेक्शन जो है 62 बीएनएस का सेक्शन 62 इक्विवेलेंट है आपके 511 जो हम पढ़ते थे आईपीसी का, ठीक है। जो 511 हम पढ़ते थे आईपीसी का, यदि संहिता में कहीं भी किसी अपराध का प्रयत्न दंडनीय नहीं है तो वो 511 में दंडनीय माना जाता था, और अब वो सेक्शन हो गया है सेक्शन 62। यदि भारतीय न्याय संहिता में कोई भी अपराध जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल नहीं है तो वो सेक्शन 62 के अंतर्गत पनिशेबल माना जाएगा, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। तो अटेम्प्ट ये है। फिर लास्ट आपका होता है अपराध की स्टेज जो होती है, उनकी क्राइम की जो स्टेज होती है फोर्थ, वो होती है पूर्णता। जब आपने देखिए मन में आपने इंटेंशन बनाया, फिर उसके लिए आपने रिसोर्स कलेक्ट किए, और फिर आपने अपनी तरफ से जो है उसको, जो इंटेंशन आपका था, आपका जो ऑब्जेक्ट था, उसको पाने के लिए आपने अपनी तरफ से कार्य कर दिया। और कार्य करने के बाद मान लो यहाँ पे ये जो था बच गया था, बी बच गया था। अब मान लीजिए कि आपने अपनी तरफ से बी पर गोली चलाई, ठीक है। गन से आपने क्या किया, फायर किया इस पे, और ये जो है मर गया, आपकी बंदूक से मर गया। बच गया तो हो गया वो अटेम्प्ट, बचा तो किस में आ गया, वो अटेम्प्ट में आ गया। और यदि वो यहाँ पे मर गया तो ये आपका क्या हो गया, तो अपराध आपका जो है कंप्लीट हो गया, पूर्ण हो गया यहाँ पे आपका अपराध। क्यों पूर्ण हो गया, क्योंकि देखिए कंप्लीट, कंप्लीट कब मानते हैं हम किसी भी ऑफेंस को, जो जिस चीज को आप पाना चाहते हैं वो चीज आपके अनुसार प्राप्त हो जाती है तो उसको हम पूर्ण मानते हैं, ठीक है। और ये जो है कंप्लीटेशन हमेशा हमेशा क्या है, दंडनीय होता है, क्योंकि यही तो क्या है, फोर्थ स्टेज जो होती है, जो आपने मन में विचार किया था एक्ट करने का, वो एक्ट यदि दंडनीय है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत, जो एक्ट आप करना चाहते थे वो आपको, जो परिणाम आप प्राप्त करना चाहते थे वो आपको मिल गया। जैसे मान लो कि ए का यहाँ से इंटेंशन था, ए ने पहले मन में इंटेंशन बनाया था बी को मारने का, फिर उसने सोर्स कलेक्ट किए थे यहाँ पे, सोर्स यानी कि रिसोर्स, यानी कि उसने साधन जुटाए थे, जैसे कि बंदूक वगैरह इकट्ठा किया, विष वगैरह इकट्ठा किया, उसके ऑफिस के आने जाने का समय पता किया, तो ये इसने प्रिपरेशन की। और उसके बाद उसने एक्ट किया, एक्ट किया मतलब प्रयत्न उसने किया करने का अपराध। तो यदि मान लीजिए वो बच गया तो उसका अटेम्प्ट यहाँ पे हो गया था, क्योंकि उसने अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर लिया था अटेम्प्ट में, वो बस वो जो परिणाम वो पाना चाहता था वो प्राप्त नहीं कर सका, तो वो अटेम्प्ट में आ गया था। और मान लीजिए कि जो वो प्राप्त करना चाहता था, जो वो इंटेंशन रखता था, वो यदि प्राप्त कर लेता है, जैसे बी को मारने का उसका इंटेंशन था, वो परिणाम चाहता था कि बी मर जाए उसके एक्ट के बाद, और बी मर गया, तो उसका जो इंटेंशन था, जो परिणाम वो प्राप्त करना चाहता था, वो उसको प्राप्त हो गया, तो वो अपराध कंप्लीट हो गया, ठीक है। अपराध पूर्ण माना जाता है आपका जब जो इंटेंशन आप लेके चले थे, जो आप प्राप्त करना चाहते थे, वो आपको मिल गया परिणाम, तो आपका अपराध जो है कंप्लीट हो गया। तो अपराध की ये 4 स्टेज होती हैं। आई होप आपको ये चारों स्टेज अच्छे से समझ आ गई होंगी, और कोई भी आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 पर, उसके प्रोविजंस को डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने ऑफेंस से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट को हमने समझा था। देखिए जो भारतीय न्याय संहिता है उसका एक्ट नंबर, सबसे पहले हम बात करें तो ये एक्ट नंबर जो है आपका 45 है, ठीक है, और ये 2023 का है। तो जो एक्ट नंबर होता है वो क्या होता है, 2023 है, उसमें जो बिल था वो किस नंबर का था, उससे ये एक्ट नंबर तय होता है, ठीक है। तो 2023 का ये 45 यानी कि 45वां विधेयक था जो संसद ने पारित किया। क्योंकि देखिए संसद को अधिकार है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है हमारे यहाँ पे, तो वो कई सारे लॉ बनाती है, तो वो उनके क्रम के हिसाब से लेके आती है। जैसे 2024 का कोई पहला विधेयक लेके आया होगा, तो वो जब एक्ट बन गया होगा तो उसका एक्ट नंबर बन रहा होगा। तो ये जो है 2023 का एक्ट नंबर 45 है, ठीक है।
दूसरा इसके जो इनेक्टमेंट डेट है वो है आपकी 25 दिसंबर 2023। देखिए दो टाइप की डेट होती है, शायद आप जानते होंगे इस चीज को। एक होती है आपकी इनेक्टमेंट डेट, इनेक्टमेंट डेट, और दूसरी होती है आपकी इन्फोर्समेंट डेट। इन्फोर्समेंट डेट। इन दोनों में जो डिफरेंस होता है वो ये है कि ये एक्ट जो है जिस दिन राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है उस दिन एक्ट बन के ये तैयार होता है। तो यानी कि राष्ट्रपति की सहमति की दिनांक जो है वो आपकी इनेक्टमेंट डेट होती है। किसी किसी भी विधेयक पर जब राष्ट्रपति की सहमति मिलती है उस दिनांक को हम क्या कहते हैं, इनेक्टमेंट डेट। यानी कि उस डेट पे वो जो बिल था वो इनेक्ट हो गया, यानी कि एक एक्ट के रूप में कानून बन गया, अधिनियम बन गया। ठीक है। इन्फोर्समेंट डेट जो होती है जिस दिन से वो कानून जो है लागू होने की दिनांक है, यानी कि जो कानून बनाया गया है उसके जो उपबंध हैं वो इफेक्टिव होंगे। इन्फोर्समेंट डेट जो है दो टाइप से डिसाइड होती है, या तो इनेक्टमेंट डेट यानी कि जिस दिन इनेक्ट हुआ उसी दिन से लागू हो जाएगा, और या फिर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है बाद में डिसाइड करती है। ठीक है, ये दो इनेक्टमेंट और इन्फोर्समेंट डेट का डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्ट की। उद्देश्य का ये कहती है कि अपराधों से संबंधित उपबंधों का, किससे संबंधित, ऑफेंस से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है उनका समेकन करना है। समेकन यानी कि कंसोलिडेट करना है, इकट्ठा करना है, और संशोधन करना है, और उसमें अमेंड करना है। ठीक है। तो इसके जो दो मेनली दो ऑब्जेक्ट क्या हैं, जो भी क्या बोलते हैं ऑफेंस से रिलेटेड प्रोविजन है उनको कंसोलिडेट करना है और अमेंड करना है। ठीक है। और साथ ही साथ उससे संबंध और उसके अनुसांगिक विषयों के लिए ये एक्ट बनाया गया है। देखिए ऑफेंस से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन हैं उनको कंसोलिडेट करना इस संहिता का या इस एक्ट का उद्देश्य है। कंसोलिडेट किया हमने, उसको इकट्ठा कर दिया, एक साथ में लेके आ गए सारे जो भी अपराधों से संबंधित प्रोविजन है, और साथ ही साथ हमने क्या किया, उसमें अमेंड भी किया कुछ को। तो मेन ऑब्जेक्ट इसका क्या है, समेकन और संशोधन करना, अपराध से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन। साथ ही साथ उनके अनुसांगिक विषयों के लिए एक्ट है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है। और ये जो है भारत गणराज्य के 74वें वर्ष में 74th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमारा जो संविधान जिस डेट से लागू हुआ था, यानी कि हम 26 जनवरी 1950 से हमारा संविधान जो है लागू हुआ था, और उसी डेट से हम जो है, उसी डेट को हम जो है रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो उस डेट से 74वें वर्ष में है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको। देखिए यहाँ पे जो हमारे भारतीय न्याय संहिता है, क्या है, हमारी भारतीय न्याय जो संहिता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, वो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। जैसे कि इसका एक्ट नंबर आपको ध्यान रखना है जो पूछा जाता है। एक्ट नंबर आपका है 45। देखिए तीनों एक्ट को आपका एक्ट नंबर आसानी से याद हो जाएगा, जो तीन नए क्रिमिनल लॉज हैं। तो 45 जो है आपका भारतीय न्याय संहिता का है, और 46 आपका जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का है, और 47 जो है आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम का है। ठीक है, तीनों के एक्ट। तो इसका एक्ट नंबर है आपका 45, ये आपको याद रखना है। और इसकी जो इनेक्टमेंट डेट है, इनेक्टमेंट डेट आपकी कौन सी है इसकी, यानी कि अधिनियमन दिनांक जो है इसको, ये है आपकी 25 दिसंबर 2023। ठीक है। और इन्फोर्समेंट डेट जो है इसकी, वो है आपकी 1 जुलाई 2024। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है कि हमारे संविधान की 7वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची
सातवीं अनुसूची जो है शेड्यूल 7 में जो लिस्ट है आपकी, लिस्ट नंबर 3, यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट का भाग है ये, उसमें एंट्री नंबर आपकी जो है, एंट्री नंबर वो है आपकी 1, यानी कि आपकी जो अधिनियमन दिनांक है वो है आपकी, यहाँ पे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, अधिनियमन दिनांक। ओ, अधिनियमन दिनांक है ये आपकी, और ये आपकी है प्रवर्तन दिनांक, प्रवर्तन दिनांक ये आपकी है 1 जुलाई 2024। और सातवीं अनुसूची के समवर्ती सूची, यानी कि लिस्ट 3 आपकी कौन सी है, कॉन्करेंट लिस्ट है, समवर्ती सूची की जो प्रविष्टि नंबर 1 का है, प्रविष्टि नंबर 1, ये ध्यान रखना है, ये एग्जाम में प्री में पूछ ली जाती हैं ये सारी चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे लिखाई गई हैं। और ये जो हमारा लॉ है वो हमने पहले ही देख लिया था कि ये सब्सटेंटिव लॉ है। ये इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन वाइज। तो इसका सबसे जो पहला सेक्शन है, यानी कि पहली धारा जो भी किसी एक्ट की होती है वो बात करती है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना, यानी कि ये तीन चीजें इसमें हम देखेंगे, शॉर्ट टाइटल और इसका इन्फोर्समेंट और लागू होना, है ना, प्रवर्तन इसका। तो इस अधिनियम का जो संक्षिप्त नाम है वो है आपका भारतीय न्याय संहिता 2023। इंग्लिश में भी ध्यान रखना है कि इसका जो इंग्लिश में नाम है वो भी आपका भारतीय न्याय संहिता इसका शॉर्ट टाइटल है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि भारतीय न्याय संहिता का जो शॉर्ट टाइटल है वो भारतीय न्याय संहिता 2023 है, विद ईयर है ना। तो सबसेक्शन 1 हमें बताता है, सेक्शन 1 का, कि इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, यानी कि संक्षिप्त नाम क्या है। तो ध्यान रखना है कि भारतीय न्याय संहिता, भले ही हम इसको BNS इसको पढ़ने के उद्देश्य से लिख रहे हैं, लेकिन ये इसका शॉर्ट टाइटल नहीं है, ठीक है। इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, भारतीय न्याय संहिता 2023, ये आपका शॉर्ट टाइटल है, विद ईयर, ठीक है। फिर आता है सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 2 ये कहता है कि ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा नियत करे, और इस संहिता के भिन्न भिन्न उपबंध जो हैं के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकती हैं। इस सबसेक्शन का कहने का मतलब ये है कि ये जो संहिता है वो कब से लागू होगी, वो केंद्र सरकार राजपत्र में जिस दिन अधिसूचना के द्वारा डिसाइड करेगी उस डेट से ये लागू होगी, ठीक है। और केंद्र सरकार चाहे तो इसके जो भिन्न भिन्न प्रावधान हैं और जो भी डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोविजन है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट भी डिसाइड कर सकती है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सी डेट डिसाइड की है, वो डेट डिसाइड की है आपकी 1 जुलाई 2024, यानी कि 1 जुलाई 2024 से आपकी जो संहिता है वो लागू है, ठीक है। तो ये प्रवर्तन की दिनांक केंद्र सरकार ने कैसे डिसाइड की, बाय नोटिफिकेशन, ठीक है, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा डिसाइड की। अब ये जो नीचे एक लाइन लिखी है कि इस संहिता के जो भिन्न भिन्न उपबंध हैं वो भिन्न भिन्न तारीख उसके लागू हो सकती हैं। जैसे जो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 106 का सबसेक्शन 2 है, ये सबसेक्शन 2 क्या है, हिट एंड रन के बारे में बात करता है, यानी कि कोई भी ड्राइवर यदि टक्कर मारकर भाग जाता है बिना पुलिस को या मजिस्ट्रेट को इंफॉर्मेशन दिए, तब ये सबसेक्शन जो था लागू हो रहा था, लेकिन इसको अभी लागू नहीं किया है, ठीक है। तो ये जो सबसेक्शन है अभी लागू नहीं है, इसे लागू नहीं किया गया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस प्रोविजन को बाद में डिसाइड कर सकती है। तो ध्यान रखना है कि इसके सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहे तो इसके जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन है उनके लिए डिफरेंट डिफरेंट डेट भी कर सकती है। जैसे 106 का सबसेक्शन 2 हमने देखा,
तो वो अभी एप्लीकेबल नहीं है। इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट इन फ्यूचर जो भी डेट डिसाइड करेगी तब से ये लागू होगा। तो आई होप आपको ये दोनों सबसेक्शन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं हम इसके जुरिडिक्शन की। भारतीय न्याय संहिता का जो जुरिडिक्शन है हमारा, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होगी, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, जुरिडिक्शन जो है मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका प्रादेशिक क्षेत्र अधिकारिता, जिसको टेरिटोरियल जुरिडिक्शन बोलते हैं, और एक व्यक्तिगत क्षेत्र अधिकारिता होती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रादेशिक अधिकारिता की। जो प्रादेशिक क्षेत्र अधिकारिता होती है वो आपकी दो टाइप की होती है। एक होता है आपका अंतर क्षेत्रीय क्षेत्र अधिकार, यानी कि जिसको बोलते हैं इंग्लिश में इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, और दूसरा आपका होता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। ठीक है, इंग्लिश में। तो जो अंतर क्षेत्रीय अधिकारिता यानी कि इंट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है सेक्शन 1 का सबसेक्शन 3। ठीक है, और दूसरा आपका जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करता है वो करता है सबसेक्शन 4 और 5। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सबसेक्शन 3 क्या है। देखो, कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति, सबसेक्शन 3 ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल प्रत्येक कार्य या लोप के लिए, ये लोप है, गलत लिखा हुआ है, ये लोप है, लोप के लिए जिसका वह भारत के भीतर दोषी होगा, इसी संहिता के अधीन दंडनीय होगा। देखिए, सबसेक्शन 3 ये कहता है कि यहाँ पे ध्यान रखना कि प्रत्येक व्यक्ति की बात करता है वो। देखिए, सबसेक्शन 3 ये कह रहा है कि यदि कोई भी व्यक्ति है जो इस संहिता यानी कि भारतीय न्याय संहिता के जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके विरुद्ध जाके कोई भी कार्य करता है या लोप करता है, और उसके लिए वो भारत में दोषी है, उस कार्य या लोप के लिए यदि वो भारत में दोषी है तो इसी संहिता के अधीन दंडित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सीधी सी बात है कि भाई कोई भी यदि भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन का उल्लंघन करेगा और यदि वो भारत में उस उनका उल्लंघन कर रहा है तो उसका दोषी होगा भारत में ही। तो भाई सीधी सी बात है कि भारतीय न्याय संहिता के अधीन वो दंडनीय होगा। ये जो है आपकी इंटर स्टेट की बात करता है। ठीक है, अंतर क्षेत्रीय अधिकारिता की बात करता है ये। तो यहाँ पे देखिए, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पे लिखा है, तो प्रत्येक व्यक्ति से मतलब ये है क्या बात, कि वो चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, दोनों पर्सन इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट? अपन इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, ठीक है, भारत की, ये दोनों ए और बी जो दोनों है भारत में ही है। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या है, डी नाम के व्यक्ति के साथ में मान लीजिए कि ये दोनों मिलके डी के यहाँ पे चोरी करते हैं। क्या करते हैं? डी के घर में चोरी। डी के यहाँ क्या करते हैं? चोरी करते हैं। तो अब इनका एक्ट जो है, क्योंकि देखो, जब हम बीएनएस का जब हम सब सेक्शन पढ़ेंगे 303, तो वहां पे चोरी को क्या है, प्रोहिबिट किया गया है, यानी कि उसको रोका गया है, चोरी को एक अपराध बनाया गया है। और क्योंकि ये और भी जो है भारत में ही चोरी कर रहे हैं, तो ये इस संहिता के क्या है, इस सेक्शन के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं इसके घर में चोरी करके। तो ए और बी जो है भारतीय न्याय संहिता के अधीन ही दंडित किए जाएंगे, भारत में ही दोषी हैं क्योंकि वो भारत में चोरी कर रहे हैं। तो इसी संहिता के अनुसार उन्हें दंडित किया जाएगा। ये सबसेक्शन 3 अपना बोलता है। ठीक है, सबसेक्शन 4 और 5, सेक्शन 1 के जो सबसेक्शन 4 और 5 हैं, यानी कि उपधारा 4 और 5 हैं, वो बात करते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की, यानी कि बाह्य क्षेत्रीय अधिकारिता। यानी कि भारत में तो ये लागू है ही है, भारत के बाहर के क्षेत्रों में भी ये लागू रहेगी। इसके बारे में सबसेक्शन 4 और 5 बात करते हैं। इन दोनों सबसेक्शन को आपको साथ में पढ़ना चाहिए। देखिए, सबसेक्शन 4 तो यहाँ पे लिखा हुआ है और 5 जो है हम आगे की स्लाइड में समझेंगे। देखिए, सबसेक्शन 4 ये कहता है कि भारत से परे किए गए किसी भी अपराध के लिए, और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति क्या बोलता है, एनी पर्सन, है ना, भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार विचारण का क्या हो, पात्र हो। ध्यान रखना, विधि के अनुसार किस किस लिए वो पात्र होना चाहिए, विचारण के लिए। ठीक है, और तब भारत से परे किए गए किसी भी कार्य के लिए
उसे इस संहिता के उपबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो कि उसने वो कार्य कहाँ किया हो, भारत के भीतर किया गया था। ठीक है। सबसेक्शन 4 ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है जो भारत से बाहर, देखिए यहाँ पे बियॉन्ड इंडिया एक शब्द यूज किया गया है। बियॉन्ड इंडिया से मतलब ये है, भारत से परे से मतलब ये है कि जो इंडिया की टेरिटरी है, यानी कि जो इंडिया के बॉर्डर हैं उनसे बाहर कहीं भी किसी भी प्लेस पे यदि ऑफेंस करता है तो कोई भी ऑफेंस करता है और उसका ट्रायल जो है इंडिया में किया जा सकता है किसी भी लॉ के अनुसार, तो उसके जो भी कार्य उसने किया है भारत से बाहर, उसके लिए उस कार्य के संबंध में भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत ऐसे माना जाएगा कि उसने वो कार्य जो है भारत के भीतर ही किया हो। इसके अंतर्गत देखिए कोई भी व्यक्ति शब्द का यूज किया गया है, एनी पर्सन। तो एनी पर्सन का मतलब है कि कोई भी पर्सन हो सकता है इसमें, चाहे वो सिटीजन हो नॉन सिटीजन हो। ठीक है, दोनों इसमें शामिल है। तो यदि दोनों में से कोई भी व्यक्ति कोई एक्ट कर रहा है भारत की टेरिटरी के बाहर और वो एक्ट ऐसा है कि उसका ट्रायल जो है इंडिया में किया जा सकता है, जो उसने एक्ट किया है भारत से बाहर उसके संबंध में ये माना जाएगा कि उसने वो एक्ट भारत में ही किया है। ठीक है, ये सबसेक्शन 4 बोलता है। एग्जाम्पल की हम बात करें तो ए एक व्यक्ति है, मान लीजिए कि वो इंडिया का व्यक्ति है और उसने यहाँ पे नेपाल में जाके एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की है। ठीक है, उसने क्या किया है, मारपीट की है उसने। तो इस ऑफेंस के लिए जो उसका एक्ट है यहाँ पे, मारपीट का जो ये एक्ट किया है इसने यहाँ पे, ट्रायल जो है इंडिया में हो सकता है। यदि ये जो व्यक्ति है यहाँ पे जाके मारपीट किया है नेपाल में और इस एक्ट के लिए यदि इसका ट्रायल जो है इंडिया में हो सकता है, तब इस एक्ट के बारे में, भले ही उसने ये जो मारपीट की है वो उसने कहाँ पे की, नेपाल में, तो इस एक्ट के बारे में ये माना जाएगा कि उसने जो मारपीट की है वो इंडिया में ही की है। ये सबसेक्शन 4 कहता है। ठीक है, सबसेक्शन 4 केवल ये बताता है कि उसके एक्ट के बारे में क्या माना जाएगा। यदि वो भारत से बाहर कोई एक्ट कर रहा है, बियॉन्ड इंडिया कोई एक्ट कर रहा है, तो उसके एक्ट के बारे में क्या माना जाएगा। अब ये संहिता भारत से बाहर कैसे लागू होगी वो सबसेक्शन 5 बताएगा। तो ये जो सबसेक्शन 4 और 5 है इनको साथ में पढ़ना चाहिए, तभी समझ आ पाता है। भारतीय न्याय संहिता का जो सबसेक्शन 5 है, जो हम आईपीसी का सेक्शन 4 पढ़ते थे, वही है। ये क्या बताता है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन पे के बारे में बताता है कि जो इस संहिता के प्रावधान हैं वो भारत के बाहर भी लागू होंगे। ये चीज सबसेक्शन 5 बताता है। और सबसेक्शन 4 जो हमने अभी पढ़ा वो भी यही बात करता है। वो ये बोलता है कि यदि किसी ने भारत के बाहर किसी व्यक्ति ने एक्ट किया है और उसका ट्रायल जो है भारतीय विधि के अनुसार किया जा सकता है, तो उसको ऐसे ट्रीट किया जाएगा कि उसने जो एक्ट किया है वो भारत में ही किया है। ठीक है, इसीलिए क्या है, ये सबसेक्शन 5 के साथ में ही उसको पढ़ना चाहिए। देखिए सबसेक्शन 5 का क्लॉज ये कहता है कि भारत से बाहर और परे किसी स्थान में भारत के किसी नागरिक द्वारा, ध्यान रखना क्या, भारत के किसी नागरिक के द्वारा किया गया किए गए किसी अपराध को भी लागू है। पहले हम सबसेक्शन 5 के क्लॉज ए को ही समझेंगे, जो ये कहती है कि इस संहिता के उपबंध भारत से परे और किसी स्थान में भारत के नागरिक द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू है। यानी कि जो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान हैं और कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया है, वो भारत से बाहर और परे, यहाँ पे दो शब्द का इस्तेमाल हुआ है, पहले इसे और समझ लेते हैं, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट कर सकता है। देखिए हमारा जो लॉ बना था वो अंग्रेजों के टाइम पे बना था, तो वो कुछ टर्म्स ऐसी रखते थे, उस समय पे इसका कुछ मतलब रहा होगा। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे इंग्लिश में लिखा है कि विदाउट एंड बियॉन्ड इंडिया करके लिखा है। ये दोनों आज के टाइम में दोनों एक ही सेंस में यूज होते हैं। उस टाइम पे भले ही कि अलग अलग सेंस में यूज होते हों, आज के टाइम में लेकिन ये एक ही सेंस में यूज होते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसमें ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब आप भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि BNSS जब पढ़ेंगे तो उसका सेक्शन 208 पढ़ेंगे। कौन सा, सेक्शन 208। तो वहां पे जो सेक्शन अभी हमने सबसेक्शन 4 पढ़ा और सबसेक्शन 5 पढ़ा, तो ये क्या है, भाई चित्र अधिकारिता के बारे में बात करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात करते हैं।
जब कोई बाह्य क्षेत्र अधिकारिता में अपराध किया जाएगा तो उसके ट्रायल की जो प्रोसेस बताई है वो 208 में ही बताई है, और वहां पे केवल एक शब्द प्रयोग किया गया है, बाहर। वहां पे ऐसा कुछ भी शब्द यूज नहीं किया गया है, बियॉन्ड और विदाउट। तो वहां पे केवल और केवल बाहर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और ये जो है आपका सीआरपीसी में, यदि इस सेक्शन को आप देखना चाहेंगे तो सीआरपीसी का ये जो सेक्शन है ये 188 है। ठीक है, सीआरपीसी में ये जो सेक्शन है 188 है, वहां पे भी सेम चीज लिखी है। तो भारत से बाहर और परे में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। केवल आप ये समझिए कि भारत की जो परिसीमा है, यानी कि जो क्षेत्रीय अधिकारिता है, जो उसके बॉर्डर हैं, उस सीमा से बाहर जाके कोई भारत का नागरिक अपराध करता है तो भी उस पर भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान लागू होंगे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, वो यूएसए घूमने जाता है। यूएसए की कोई भी सिटी ले लीजिए कि यहाँ पे वो है, घूमने गया है, घूमने के पर्पज से जाता है, और यहाँ पे क्या करता है, किसी व्यक्ति की साथ में मारपीट कर देता है मान लीजिए, या मर्डर कर देता है किसी व्यक्ति का। यहाँ पे ये व्यक्ति कोई किसी भी पर्सन का मर्डर कर देता है, मान लीजिए सी नाम के पर्सन का इसने मर्डर कर दिया है ना। यूएसए घूमने गया और यूएसए में इसने क्या किया, मर्डर कर दिया। तो ये वहां की विधि के अनुसार तो ट्रायल किया ही जा सकता है इसका। जो उसने ऑफेंस किया है उसका ट्रायल तो यूएसए में हो सकता है। लेकिन जो आपका एक्ट है, अभी हमने सबसेक्शन 4 पढ़ा था, उसमें क्या बोला कि आपने यदि कोई ऐसा एक्ट किया है भारत से बाहर, और यदि उसका इंडिया में ट्रायल हो सकता है, तो उसका एक्ट माना जाएगा कि इंडिया में। तो जो आपने मर्डर किया है सबसेक्शन 4 के अनुसार, तो क्या माना जाएगा, इंडिया में। और आपका जो ट्रायल है वो कौन से लॉ के अकॉर्डिंग होगा, इंडिया में यदि आप आते हो, और इंडिया में आप कहीं भी पाए जाओगे तो आपका ट्रायल किया जा सकता है, क्योंकि आप क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। आपने भले ही जो मर्डर किया था यूएसए में, उसके यूएसए में सी का जो आपने मर्डर किया था, उस अपराध के लिए ट्रायल आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 208 के अनुसरण करके भारतीय न्याय संहिता के अधीन आपको दंडित किया जा सकता है। ये सबसेक्शन 5 का क्लॉज ए बोलता है। यहां तक आपको समझ आ गया हुआ ये किस बारे में बात कर रहा है। दूसरा ये बोलता है कि भारत में रजिस्ट्रीकृत किसी पोत या विमान पर, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वह कहीं भी हो, किसी व्यक्ति के द्वारा, ध्यान रखना कि भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई भी विमान है, कोई शिप है या एयरक्राफ्ट है, और वो रजिस्टर्ड कहाँ है, रजिस्टर्ड इन इंडिया, और वो कहीं भी क्यों ना हो फिर, और इसमें एनी पर्सन। सबसेक्शन 5 का क्लॉज बी ये कह रहा है, क्लॉज बी क्या कह रहा है कि यदि भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई शिप है या विमान है, और वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड कहीं पर भी क्यों ना हो, उस पर कोई भी व्यक्ति अपराध करता है, तो उस संबंध में भी भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एयर इंडिया का कोई विमान है, एयर इंडिया का क्या है, कोई विमान है, एयरक्राफ्ट है, वो आपका पहुंचा कहां पे, यूएसए में खड़ा है वो। कहां पे खड़ा है, यूएसए में है। अब यूएसए में दो व्यक्ति जो है इस विमान में आके लड़ाई करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं इस विमान में आके। जब ये दोनों व्यक्ति इस विमान में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, और इसमें जो जो विमान है, यानी कि जो प्लेन है, वो कहाँ का है, वो इंडिया का है, इंडिया में रजिस्टर्ड है वो प्लेन। तब इस सिचुएशन में भले ही वो दोनों व्यक्ति किसी भी कंट्री के हों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या शब्द किया है, यूज किया है, एनी पर्सन, वो भले ही किसी भी कंट्री के क्यों ना हो, वो दोनों व्यक्ति जो इस विमान पे लड़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए ए और बी थे, ये दोनों लड़ाई कर रहे थे यहाँ पे, ए और बी जब किसी भी देश के क्यों ना हो, और जो विमान खड़ा है वो यूएसए में है, विमान कहाँ खड़ा है, यूएसए में, और ये व्यक्ति भले किसी भी कंट्री के हों, यदि लड़ाई कर रहे हैं इंडियन रजिस्टर्ड विमान पर, उन पर भी क्या है, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, भले ही वो कहीं भी क्यों ना हो। ये इतनी सी बात जो है आपका सबसेक्शन 5 का क्लॉज बी बताता है। ठीक है, आई होप आपको क्लॉज बी क्लियर होगा। क्लॉज सी ये कहता है कि भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को
लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए अपराध को भी ये लागू होगा। देखिए क्लॉज सी ये कहता है कि आपने इंडिया में स्थित कोई भी कंप्यूटर रिसोर्स जो है इंडिया में स्थित है और आपने इंडिया से बाहर किसी भी स्थान बैठकर और उस कंप्यूटर को क्या है नुकसान पहुंचाया या उस पर कोई अपराध किया है, तो उस संबंध में भी ये संहिता लागू होगी। कैसे? देखिए, अभी आपने लास्ट ईयर एक न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना की किसी कंपनी ने जो दिल्ली एम्स था हमारा, एम्स दिल्ली का जो था सर्वर हैक कर लिया था और उस पे जो भी जितने भी लोगों का डेटा था वो खतरे में आ गया था। तो वो व्यक्ति तो कहाँ पे था? चाइना में था, लेकिन उसने सर्वर को हैक किए, नुकसान पहुंचाया किसके? हमारे भारत के। तो उस कंडीशन में भी ये भारतीय न्याय संहिता लागू हो जाएगी। ठीक है, जो भी सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस बनेगा तो वहां पे भारतीय न्याय संहिता एप्लीकेबल होगी। ये आपका क्लॉज सी बोलता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसका स्पष्टीकरण ये कहता है कि इस धारा में अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कार्य जो यदि भारत में किया जाता तो इस संहिता के अधीन दंडनीय होता। देखो, ये अपराध की परिभाषा बता रहा है आपको एक तरीके से कि अपराध में क्या शामिल है इस धारा के संदर्भ में। सबसेक्शन 5 के संदर्भ में मान लो, क्योंकि हम एक पढ़ रहे हैं तो धारा तो एक ही है। ये कहता है कि भाई इस धारा में जो भी अपराध है उसके अंतर्गत भारत से बाहर कोई भी कार्य किया जाता हो, वो यदि भारत में करते तो भारतीय न्याय संहिता के अधीन दंडनीय होते, तो वो कार्य भी क्या है अपराध में शामिल है। ठीक है, जैसे एक दृष्टांत यहाँ पे दिया है कि ए जो भारत का नागरिक है, भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर क्या करता है? हत्या करता है। 103 का ऑफेंस ये कर रहा है। ठीक है, तो वह भारत के किसी भी स्थान में, कहाँ पे? किसी भी स्थान में जहां पे वो पाया जाए, हत्या के लिए उसके विचारण किया जा सकता है और उसकी दोष सिद्धि की जा सकती है। ठीक है, ये सबसेक्शन 5 आपको यहाँ तक क्लियर होगा। सबसेक्शन 4 और 5 को हम जो है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के रूप में हम जानते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं सबसेक्शन 6 की। देखिए, सबसेक्शन 6 ये बताता है कि भारतीय न्याय संहिता कहाँ पर लागू नहीं होगी। ठीक है, सबसेक्शन 6 के अनुसार जो भारतीय न्याय संहिता के प्रावधान हैं वो भारत सरकार के जो सरकारी अधिकारी हैं, यानी कि भारत सरकार की सेवा के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पे एप्लीकेबल नहीं होगी। दूसरा जो सैनिकों से संबंधित विधि है, यानी कि सैनिक, नौसैनिक और वायु सैनिकों के द्वारा विद्रोह और अभितेजन को दंडित करने के लिए जो विधियां हैं, उनके अंतर्गत जो भी प्रावधान है अभितेजन और विद्रोह को दंडित करने के संबंध में, उन अधिनियमों के उपबंधों पर ये लागू नहीं होगा। बीएनएस लागू नहीं होगा। तीसरा है विशेष और स्थानीय विधि के संदर्भ में ये बीएनएस जो है लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कहाँ पे ये एप्लीकेबल होगा और कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो सबसेक्शन 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 3 के लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे जो है भारतीय न्याय संहिता के प्रोविजन किन पे लागू नहीं होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो हमारा भारतीय न्याय संहिता है वो एक साधारण विधि है। कौन सी विधि है? एक साधारण साधारण विधि है, जनरल लॉ है। और एक दूसरे टाइप के लॉ होते हैं, स्पेशल लॉ होते हैं। कौन से होते हैं? स्पेशल लॉ। और एक होते हैं आपके लोकल लॉ। इनकी डेफिनेशन अपन आगे पढ़ेंगे। तो साधारण विधि की परिभाषा नहीं बताई गई है, तो जो भारतीय न्याय संहिता है हमारा वो साधारण विधि के अंतर्गत काउंट होता है। ठीक है, और स्पेशल लॉ जो होते हैं आपके वो किसी एक विशिष्ट विषय पर होते हैं। जैसे पॉक्सो जो आपका एक्ट है वो आपका क्या है? एक स्पेशल लॉ है। और लोकल लॉ कौन से होते हैं? जो किसी स्थान विशेष में लागू होते हैं। जैसे आप बात करें एमपीएलआरसी, एमपीएलआरसी राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट आपका जो है लोकल लॉ है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विधियां होती हैं। यहाँ पे एक और चीज, यदि देखो साधारण विधि और स्पेशल लॉ में यदि कोई कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई विरोधाभास होता है, तो वहां पे
जो स्पेशल लॉ है वो प्रिवेल करता है, यानी कि ये जो है प्रभावी होता है। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे की जो क्लास होगी हमारी, उसमें हम डेफिनेशन क्लॉज को कवर करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी डाउट है इस क्लास से रिलेटेड तो आप कमेंट करके वो आपका डाउट पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस डाउट को क्लियर करें, या जो हमारी अगली क्लास होगी तो आपके कमेंट को रख के हम उस डाउट को क्लियर करें। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज अपन अपना सकते हैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, आपको ये लेक्चर कैसा लगा ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हम आगे और लेक्चर इस चैनल पर अपलोड करें जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, और कहीं ना कहीं आपको यदि ये लेक्चर अच्छा लगा या बुरा लगा, जो भी है आपकी राय वो आप कमेंट में बताइएगा। अच्छा लगा हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, और बुरा लगा है तो भी आप बताइए, जिससे हम क्या है इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो बस आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।